अब इन अनीमियाज में मसला क्या होगा, सिकल सेल अनीमिया और जो थैलेसीमिया, जो मेन हमारे पास हीमोग्लोबिनोपैथीज आती हैं, सिकल सेल अनीमिया और थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आपके पास फर्दर टू टाइप्स का होता है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। जो सिकल सेल अनीमिया है और जो थैलेसीमिया है, इनके अंदर जो मसला होता है वो एचबी के अंदर होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। क्या मसला हो सकता है? मसला ये हो सकता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो बन नहीं रही, वो कम बन रही है। एक तो ये मसला हो सकता है कि उसकी जो क्वांटिटी है वो कम है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा क्या सिनेरियो हो सकता है कि उसके अंदर जो आपके पास जो एच बी है वो बन तो रही है, लेकिन जो एच बी है वो नॉर्मल नहीं है, वो एब नॉर्मल एच बी है। लाइक आपका जो सिकल सेल अनीमिया है, इसके अंदर जो एच बी बनती है उसकी जो अमाउंट है ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन जो एच बी बनती है ना आपके पास, वो जो है आपके पास क्वालिटी वाइज वो एच बी जो होती है अच्छी नहीं होती, वो खराब एच बी होती है, एब नॉर्मल एच बी होती है। लाइक एच बी एस से आप नाम देते हैं कि सिकल सेल वाली जो आपके पास जो एच बी है वो आपके पास आती है। थैलेसीमिया में जो मेनली मसला होता है, उसमें आपके पास जो मसला आता है वो होता है क्वांटिटी का। उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ एच बी है वही जो है वो बहुत कम बनती है। सो उन इन दोनों के दरमियान आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो हीमोग्लोबिनोपैथीज आपके पास ऐसे जो होंगी, डिजीजेस होंगी जिसके अंदर जो मसला है वो हीमोग्लोबिन के अंदर आएगा। सिकल सेल एनीमिया को आज हम जो है वो इंशाल्लाह एंड करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया नाम से जाहिर है कि इसके अंदर जो है सिकल सेल देखने को मिलते हैं। लाइक हमने हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस पढ़ा, उसके अंदर देखा कि हेरिडिटरी का मतलब था ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, और स्फीरोसाइटोसिस का मतलब ये था कि उस अनीमिया के अंदर पेरिफेरल स्मेर में जो था आपको स्फीरोसाइट देखने को मिलते हैं। सिकल सेल एनीमिया कर रहे हैं तो इसका जो पेरिफेरल स्मेर हम बनाते हैं तो हमें जो है सिकल सेल देखने को मिलते हैं। सो इसलिए इसका जो नाम है वो है सिकल सेल एनीमिया। जो सिकल सेल एनीमिया है ये भी आपके पास एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इट इज ए क्वालिटेटिव डिसऑर्डर ऑफ द हीमोग्लोबिन। इसमें जो है क्वालिटी वाइज जो हीमोग्लोबिन बनती है आपके पास, वो उसमें जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लाइक आपके पास जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है बॉडी के अंदर की डिस्ट्रीब्यूशन, हम जब स्टडी किया था हीमोग्लोबिन को तो हमने देखा था कि सबसे ज्यादा जो आपके पास है एच बी ए होती है, उसके बाद आपके पास एच बी एफ आती है और एच बी ए टू आती है। सबसे जो मेन रोल होता है एक अडल्ट के अंदर वो होता है एच बी ए का। इसके अंदर जो है वो क्वालिटी उसकी जो है वो ठीक नहीं होती। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखते हैं, होता क्या है सिकल सेल एनीमिया के अंदर के जो बीटा चेन है ना, उसके ऊपर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस नंबर 6 है, जो आपके पास अमाइनो एसिड 6 नंबर पे होता है, वहां पे जो है अमाइनो एसिड की रिप्लेसमेंट हो जाती है। अब एक अमाइनो एसिड के चेंज होने से ये सारी हमें जो है डिजीज देखने को मिलती है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो माइनर से भी चेंजेस हैं, उनके जो मैनिफेस्टेशन है वो कितनी ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। सो बीटा चेन के ऊपर जो 6 नंबर का अमाइनो एसिड है, नॉर्मली जो आपके पास होता है वो ग्लूटामिक एसिड होता है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो ग्लूटामिक एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है वैलिन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एमसीक्यू है आपके पास। सिंपल वो आपसे पूछता होता है कि बताएं कि कौन से जो है नंबर पे जो अमाइनो एसिड है वो चेंज होता है। आप कहेंगे 6 नंबर अमाइनो एसिड है। दूसरा वो आपसे यहाँ से बना सकता है कि अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है, आपने बताना कि बीटा चेन होती है। तीसरा आपसे वो ये पूछ सकता है कि कौन सा अमाइनो एसिड किससे रिप्लेस हो रहा है। सो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लूटामिक एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है वैलिन से। कि नॉर्मल जो पर्सन है उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड होता है 6 नंबर पे, लेकिन ये जो पेशेंट होगा इसके अंदर जो है ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वैलिन से, वैलिन आ जाता है। इसको आप याद इस तरीके से रख सकते हैं कि वैलिन में वी आ रहा है, सो विलन जो है ना वो उसकी एंट्री हो गई है। जब विलन आ जाता है तो उसके अंदर जो है वो डिजीज काज हो जाती है, पैथोलॉजी काज हो जाती है। सो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। एच बी नॉर्मल जो एच बी है टेट्रामर है आपके पास। टेट्रा का मतलब होता है 4। सो टेट्रामर है आपके पास, 2 अल्फा चेन्स है, 2 बीटा चेन्स है, इसे आप कहते हैं एच बी ए। इसके अलावा आपके पास एच बी ए टू भी पाई जाती है जिसमें अल्फा 2 होती है, और आपके पास जो है डेल्टा 2 पाई जाती है। अल्फा तो सब टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन में होती है, लेकिन जो बीटा चेन होती है वो आपके पास चेंज हो जाती है। जो एच बी ए है उसके अंदर वो होती है बीटा, जो एच बी ए टू है उसके अंदर होती है आपके पास जो है डेल्टा, जो एच बी एफ है उसके अंदर आपके पास 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 आपके पास गामा चेन्स होती हैं। सो इनका जो है आप लोगों को आइडिया होगा, हमने इस फर्स्ट चैप्टर में सारी चीजें स्टडी की हुई हैं। होता क्या है कि 2 अल्फा चेन्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है 2 बीटा चेन्स के साथ।
टोटल 4 चेन्स हैं, 2 अल्फा चेन्स है, 2 बीटा चेन्स है। अब 2 बीटा चेन्स हैं तो आपके पास यहाँ पे आपका सिनेरियो क्या बन रहा है कि 2 बीटा चेन्स हैं तो उसमें से कितनी चेन्स खराब होंगी तो आपको जो है सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलेगा। नॉर्मल पर्सन है उसके अंदर दोनों बीटा चेन्स हैं नॉर्मल होंगी, अल्फा टू बीटा जो बन जाएगा, एच बी ए उसमें पाई जाती है, वो पर्सन नॉर्मल है। सो फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो क्लियर हो गया। सेकंड पे आप आए, सेकंड में वो कह रहा है कि एक आपके पास है बीटा नॉर्मल और दूसरी जो बीटा है आपके पास उसके ऊपर उसके ऊपर उन्होंने छोटा सा एस बनाया हुआ है। एस का मतलब ये है कि ये वाली जो बीटा चेन है ना, ये आपके पास जो है वो यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड है वो रिप्लेस हो चुका है वैलिन से, यानी कि सिकल सेल एनीमिया वाली आपके पास जो है वो चेन आ चुकी है। लेकिन मसला किसमें है, सिर्फ एक चेन में है। एक चेन आपके पास बीटा नॉर्मल है, दूसरी जो बीटा चेन है वो आपके पास जो है वो सिकल सेल एनीमिया वाली है। इसमें जो आगे फर्दर एचपी बनेगी ना, उसमें अब क्या होगा कि अल्फा टू बीटा टू एक तो नॉर्मल बन जाएगी, दूसरी आपके पास जो है वो अल्फा टू बीटा टू सिकलिंग वाली उसने शो की हुई है। अल्फा टू बीटा टू नॉर्मल जो आपके पास है वो ऑलमोस्ट 60% जो है वो नॉर्मल बन जाती है, और जो 40% के राउंड अबाउट है ना, वो जो एच बी आपके पास होती है वो एच बी एस होती है। इसे समझा मैं ये रहा हूँ कि 2 बीटा चेन्स है ना, एक बीटा चेन तो नॉर्मल है, दूसरी जो बीटा चेन है वो आपके पास सिकल वाली है। अब इसमें होगा कि आपके पास नॉर्मल एच बी भी बनेगी, आपके पास जो सिकल वाली एच बी है वो भी बनेगी, यानी कि एच बी ए आपके पास राउंड अबाउट 60% के करीब नॉर्मल होती है, और एच बी एस जो होती है वो राउंड अबाउट 40% होती है। तो इस कंडीशन को आप कहते हैं सिकल सेल ट्रेट। सिकल सेल ट्रेट में और सिकल सेल डिजीज में फर्क है। ट्रेड आपको पता क्या होता है, डिजीज भी आपको पता क्या होता है। ट्रेड में जो है इतना मसला नहीं आएगा क्योंकि उसमें नॉर्मल एच बी बन रही है, लेकिन जो डिजीज कंडीशन है वो कब देखने को मिलती है, वो आपके पास होती है होमोजाइगस कंडीशन। या आप हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस का कॉन्सेप्ट जस्ट समझ लें। हेटेरोजाइगस में क्या होता है कि दो चीजें आपके पास, एक चीज ठीक है, दूसरी आपके पास उससे डिफरेंट है, हेटेरोजाइग जो है आपके पास डिफरेंट चीजें पाई जा रही है। होमोजाइगस में ये होता है कि आपके पास दोनों जो चीजें हैं वो आपके पास जो है दोनों चीजें खराब हो जाती हैं। तो सिकल सेल डिजीज है ना, वो आपके पास होमोजाइगस कंडीशन बन जाती है। इसमें जो 2 बीटा चेन्स है, बीटा फर्स्ट वाली उसमें भी मसला आ गया, जो सेकंड वाली बीटा चेन है उसमें मसला आ गया, दोनों आपके पास जो सिकल वाले बन रही है। अब आगे जो फर्दर एच बी बनेगी, अब इसमें एच बी ए का बनने का तो चांस ही नहीं है ना, क्योंकि एच बी ए के अंदर तो जो है आपके पास जो बीटा जो होगी चेन वो नॉर्मल होगी। यहाँ पे जो जितनी भी बीटा चेन बन रही है सब जो है वो एबनॉर्मल चेन्स है। सो इसमें आपके पास एच बी ए किसी भी किस्म की नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है एच बी एस पाई जाती है, जो जो कि आपके पास काज करती है सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल ट्रेट पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक उनके अंदर जो सिम्टम्स है इतनी खास नहीं आती क्योंकि उनके अंदर जो नॉर्मल एचपीवी बन रही है। सिकल सेल डिजीज है वो आपके पास सिम्टोमेटिक पेशेंट होगा, जाहिर सी बात है उसके अंदर नॉर्मल एचबी है ही नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एच बी एस ही है, तो वो आपके पास जो पेशेंट है वो सिम्टोमेटिक आएगा। जितनी ज्यादा म्यूटेशन ज्यादा होगी उतनी ज्यादा सिम्टम्स ज्यादा पाई जाएंगी। एच बी एस आपके पास कब बन जाती है, अगर एक पर्सन है उसके आरबीसीज को हम जो है हाइपोक्सिक कंडीशंस जो है अगर हम उसे प्रोवाइड करें तो उसका जो आरबीसी है ना वो सिकल सेल का जो है वो हो जाता है। आपका जो एच बी एस वाला जो पर्सन होगा कि नॉर्मल हो सकता है कि उसका आरबीसी जो है वो नॉर्मल स्टेट में हो, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा भी हाइपोक्सिक कंडीशन में जाता है तो फौरन जो है वो सिकलिंग स्टार्ट उसकी हो जाती है। ये अभी पॉइंट बार बार अगर रिपीट होगा जिसे यहाँ पे समझ लें कि नॉर्मल आरबीसी आपके पास ऑलमोस्ट है, जैसे ही उसे थोड़ी सी भी जो है हाइपोक्सिक कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, ऑक्सीजन कम होती है, फौरन जो है वो अपनी सिकल सेल शेप में आ जाता है। क्योंकि अब देखना पर्सन एक जैसे सिकल सेल एनीमिया जरूरत नहीं है उसकी जो 100% आरबीसी जब सारे के सारे सिकल सेल शेप्ड हो, उसमें नॉर्मल आरबीसीज भी होंगे शेप के, उसमें सिकल सेल वाले भी पाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको पेट फिश में देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सिकल सेल ही देखने को मिलेंगे, लेकिन कम होंगे। ये नहीं होगा कि 100 के 100% ही वहां पे जो है आपको सिकल सेल देखने को मिलेंगे। सो होगा क्या कि जो नॉर्मल अगर कोई आरबीसी पड़ा हुआ है उससे आप जो है ऑक्सीजन जो है कम प्रोवाइड करते हैं, हाइपोक्सी कंडीशन बना देते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन कम होती है ना, फौरन उसकी जो है सिकलिंग स्टार्ट हो जाती है। रिवर्सिबल सिकलिंग इसे आप कहेंगे। रिवर्सिबल सिकलिंग का ये है कि ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आ सकता है।
लेकिन अगर जो कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा सीवियर है, जो हाइपोक्सिया है वो काफी ज्यादा है आपके पास, फिर क्या होगा, फिर हो जाएगी इरिवर्सिबल सिकलिंग, कि अब अगर जो ऑक्सीजन मेंटेन भी हो जाती है, उसके बावजूद जो है आपकी जो सिकलिंग है वो आपके पास खत्म नहीं होगी, वो परमानेंटली जो है वो सेल जो है सिकल हो चुका है। अब सिकल जो आरबीसी होता है वो करता क्या है, उसके जो इफेक्ट बॉडी के ऊपर क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, उसकी जो स्टिफनेस है ना, उसकी स्टिफनेस ज्यादा हो जाएगी। आपका ये आरबीसी जो है नॉर्मल होता है, बहुत बड़ा फ्रेजाइल होता है, आराम से कभी भी इसके अंदर से गुजर जाता है। लेकिन ये सिकल है, तो इसके देखें ना, उसकी शेप देखें, वो जहां से भी जाएगा ना तो वहां पे जाके वो अटक जाएगा। और इसकी जो स्टिफनेस है वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन है वो सारी जो है खराब हो चुकी है। सो स्टिफनेस जो उसकी है वो ज्यादा हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे कम आएगा, यहाँ पे एडो गलती से मेरे ख्याल ऊपर लगा हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। होगा क्या कि ट्रैप्ड इन द स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर से जब वो पास होगा ऐसा आरबीसी, वहां पे जो है उसकी ट्रैपिंग हो जाती है। और आपको मैंने बार बार बता चुका हूँ, जो स्प्लीन के अंदर जो आरबीसी फंस गया है, स्प्लीन समझ लेते हैं बस इसका टाइम आ गया, इसे खत्म कर दो। तो स्प्लीन के अंदर जैसे वो ट्रैप होता है, ऐसा कोई सिक्कल आता है, तो फौरन जो स्प्लीन है उसे खत्म कर देती है। सो एक्स्ट्रा वेस्कुलर जो है हिमोसिस पाई जाती है। सिकल सेल एनीमिया में जो मेनली है एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोसिस पाई जाएगी। एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोसिस का मतलब है लीवर या स्प्लीन के अंदर जो हिमोसिस होती है। एक तो इसका इफेक्ट ये हो गया है कि हमारे पास जो सिकल सेल आरबीसीज थे, उनके से जो हमारे पास है एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोसिस देखने को मिल गया। दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो ऐसे आरबीसीज होते हैं सिकल सेल शेप के, उनकी जो स्टिफनेस है वो, सॉरी स्टिकीनेस है, वो जो चिपने की सलाहियत है वो ज्यादा हो जाती है। आरबीसी एक तो नॉर्मल है, आरबीसी है वो आपके ब्लड में से जब गुजरते हैं तो बड़े इजीली जो है वो उनका पैसेज होता है, वो आपकी जो लाइनिंग है उसके साथ वो चिपकते नहीं है। लेकिन ये वाले जो होते हैं ना सिकल वाले आरबीसी, इनमें मसला होता है कि इनकी स्टिकनेस में इजाफा हो जाता है, कि जहां से गुजरते हैं वहां पे जाके ये अटक जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब उसका मसला क्या होगा कि जैसे ही जो है पास करते हैं, तो वहां पे जो है एंडोथेलियल सेल है उनके साथ की एडहेजन हो जाती है, वहां पे जाके जुड़ जाते हैं। अब वहां पे जाके ये जब जुड़ जाते हैं एंडोथेलियल सेल के ऊपर, तो वहां पे जो है ये जो ब्लड का फ्लो है उसे रोक देते हैं, जिसे वो नाम दे रहा है माइक्रोवेस्कुलर ओक्लूजन। माइक्रो का मतलब स्मॉल, वेस्कुलर का मतलब है वेसल, ओक्लूजन का मतलब है कि आपके पास रुकावट बन गया है। सो स्मॉल वेसल्स के अंदर क्या मसला होगा कि जैसे जो कैपिलरीज है लाइक, वहां पे मसला ये होगा कि वहां से आरबीसी जो है वो स्टिक कर जाता है एंडोथेलियल के साथ। जब एंडोथेलियम के साथ स्टिक करता है, तो वहां पे जो वो झुमगड्डा सा बना लेता है। और उसका इफेक्ट ये होता है कि आपका जो ब्लड है, उसमें जो ब्लड का फ्लो है उसमें रुकावट आ जाती है। ये जो फीचर है ना, यही आपके जो आगे मैं क्लिनिकल फीचर बताने जा रहा हूँ आपको, कि सिकल सेल एनीमिया आपके पास कोई छोटा मोटा एनीमिया नहीं है। इसमें जो क्लिनिकल फीचर अगर हम देखने जा रहे हैं, तो कितने इसके जो है मुस्लिम सेल देखने को मिलते हैं। जिन भी ऑर्गन्स में जाता है वहां पे कोई ना कोई जाके ये मसला करते हैं। सीएनएस में ऐसे आरबीसी जाते हैं, वहां पे मसला करते हैं आपके पास। बाकी ऑर्गन्स में है, किडनीज में जाते हैं वहां पे मसला करते हैं। हार्ट में जाएंगे वहां पे मसला करेंगे, लंग्स में जाएंगे वहां पे मसला करेंगे। जो क्लिनिकल फीचर आगे हम देखते हैं, तो उसमें मेनली आपको यही पॉइंट्स आएंगे कि सिकल जो आरबीसीज है वो किस तरीके से जो है आपके पास है वो कास्ट कर रहे हैं क्लिनिकल फीचर को। सिकल आरबीसीज हैं, उनकी जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसमें मसला होगा, अच्छे से ऑक्सीजन डिलीवर नहीं करेंगे। उनकी जो है हिमोसिस ज्यादा हो रही होगी, उनका जो है रुकावट वो पैदा कर रहे होते हैं ब्लड के फ्लो में। सो आपके पास इस्केमिक कंडीशन को जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। क्लिनिकल फीचर हम देखते हैं, क्लिनिकल फीचर काफी लेंथी है इसके। सो साथ साथ देखते हैं क्या क्या चीज उसमें आ जाएगी। सबसे पहले क्लिनिकल फीचर में आपको जो है अनीमिया देखने को मिलेगा, यानी कि रिटार्डेड ग्रोथ, उसमें जो ग्रोथ है उसमें कम हो जाएगी। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगी, पेशेंट जो है उसे लगेगा कि पेट के अंदर उसे कोई डिस्कम्फर्ट सी हो रही है। उसकी वजह क्या है, स्प्लीनोमेगैली, जो स्प्लीन का साइज है वो लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की जो है कंप्लेन होती है पेशेंट को। कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं, अब कॉम्प्लिकेशन जो है या क्राइसिस जो है ना, ये सिकल सेल एनीमिया के वाले से काफी इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया जो हमारे पास है, इसमें ए प्लास्टिक क्राइसिस आपके पास है वो पाए जाते हैं, हिमोलिटिक क्राइसिस है, वैदो एक्लूसिव क्राइसिस है, यानी कि इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है आपके पास। सो इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे वो बता रहा हूँ वैजो एक्लूसिव क्राइसिस। अगेन आगे इसकी बात आएगी, मैं वहां पे रिपीट करूंगा। वैजो एक्लूसिव क्राइसिस मतलब है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है
उनके अंदर जो है वो रुकावट पैदा करता है। उसका इफेक्ट क्या होता है, अस्कीमिया हो जाता है। अस्कीमिया का मतलब है लैक ऑफ ब्लड फ्लो। सो जिन भी ऑर्गन्स में जो जाके ये वैसोक्लूसिव करेगा, रुकावट डालेगा, उस ऑर्गन की जो ब्लड सप्लाई है वो मुतासिर होगी, उसे अस्कीमिया हो जाएगा। और जहाँ पे अस्कीमिया होगा वहां पे फिर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, जो सेल है वो डाई करना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं ऑर्गन वाइज, सिस्टम वाइज कि किन किन जो है जगहों पे जाएगा। आपके पास ऐसे आरबीसीज जाएंगे तो वहां पे उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। सबसे पहले जो हम देखते हैं बोन्स के वाले से, कि जो स्मॉल बोन्स ऑफ द हैंड्स एंड फीट, जो आपके डिजिट्स होते हैं, आपके जो हैंड की आपके पास जो उंगलियां हैं, पाँव की उंगलियां हैं, उनकी जो है इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, जिससे हम नाम देते हैं हैंड फुट सिंड्रोम का। इसकी आगे बुक के अंदर पिक्चर बनी होगी, या इसका दूसरा नाम होता है डेक्टिलाइटिस। आइटस जहां पर भी आए उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। सो इसमें बोन्स में क्या मसला आता है कि जो स्मॉल बोन ऑफ द हैंड्स एंड फीट है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसे आप नाम देते हैं हैंड फुट सिंड्रोम का, या फिर डेक्टिलाइटिस, कि आपके पास इन्फ्लेमेशन ऑफ द हैंड एंड फीट। ये आपको जो है बोन्स के वाले से देखने को मिलती है। लॉन्ग बोन्स में क्या मसला आता है, ये तो हमने शॉर्ट बोन्स का देखा। लॉन्ग बोन्स में होता है कि जो उसका आपके पास है नेक है, वहां पे जो है नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द नेक ऑफ फीमर। फीमर आपके पास जो है थाई जो आप में आपकी बोन होगी, वहां पे क्या होगा कि उसकी जो नेक है वहां पे जो है ब्लड की सप्लाई के कम होने की वजह से नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। स्कल के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, स्कल के अंदर जो है आपके पास चेंजेस आएंगे, उसे आप नाम देते हैं क्रू कट अपीयरेंस और हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। ये लिखा हुआ है, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस एंड क्रू कट अपीयरेंस, एक ही चीज है आपके पास, दो नाम उसको दिए हुए हैं। इसे समझ लें कि ये आपके पास किस तरीके से होती है। इसमें ये हो रहा है कि आपके पास जो बोन मैरो है ना, उसकी जो एक्सपेंशन है वो एबनॉर्मल तरीके से होती है। अब क्योंकि एनीमिया है तो बॉडी उसे किसी भी तरीके से जो है कंपनसेट करने की कोशिश करेगी, तो उसकी कंपनसेशन के लिए जो है बोन मैरो जो है वो एक्टिव हो जाता है। अब बोन मैरो आपकी जो है बोन्स में पाया जाता है, यहाँ पे आपकी जो स्कल है यहाँ पे फ्लैट बोन्स होगी, तो वहां पे भी बोन मैरो पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि बोन मैरो की जो एक्सपेंशन है वो स्टार्ट हो जाती है। जब बोन मैरो एक्सपैंड करता है ना तो इरेगुलर सा एक्सपैंड करता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है। लाइक यहाँ पे देखे ना रेड कलर में शो किया कि यहाँ पे एक्सपैंड हो रहा है, यहाँ पे खाली जगह आ गई है, यहाँ फिर एक्सपैंड हो रहा है, यहाँ फिर खाली जगह आ गई है। तो ये ऐसी जो आपके पास अपीयरेंस है ना, जब आप इस ऐसे स्कल का जब आप एक्सरे करते हैं ना, सो वहां पे फिर आपको जो है वो क्रू कट अपीयरेंस या हेयर और एंड अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है, कि आपको ऐसा लगता है जैसे ना स्कल के ऊपर जो है वो बाल निकले हुए हैं। उसकी वजह मैंने आपको बता दिया है कि जो बोन मैरो है उसकी जो एबनॉर्मल सी एक्सपेंशन हो रही है, उसकी वजह से जो आपको है ऐसा लगता है एक्सरे के ऊपर कि जैसे इसका जो है हेयर और एंड अपीयरेंस है, इस स्कल के ऊपर बाल से लगे हुए हैं। हालांकि बाल तो आपके जो है वो एक्सरे में नहीं आएंगे। सो ये आपके पास हेयर एंड अपीयरेंस है। और इसके बाद क्रू कट अपीयरेंस वो इस तरीके से कह रहा है कि आपके पास जैसे कटिंग होती है, उस कटिंग की एक टाइप है क्रू कट अपीयरेंस। तो वो आपके पास ऐसे जैसे ऊपर से कटिंग हुई है, यानी अगेन हेयर के रिलेटेड वो बात है। सो स्कल में जो है आपको जो क्लिनिकल फीचर है ये आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी किस्म का सिनेरियो आता है एमसीक्यूज में, एससीक्यूज में, तो आपको पता हो कि हेयर ऑन एंड अपीयरेंस और क्रू कट जो अपीयरेंस है आपको सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलती है। इससे पहले हमने जितने भी एनीमियास किए हैं मैंने आपको कहीं भी नहीं बताया इसके बारे में, तो सिकल सेल एनीमिया पे आकर हम डिस्कस कर रहे हैं। इस सिकल सेल एनीमिया में जो है हेयर ऑन एंड अपीयरेंस या फिर जो क्रू कट अपीयरेंस है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा कौन से चेंजेस है, वर्टिब्रल कॉलम में जो है बैक एक होगी, वर्टिब्रा आपकी एस शेप वर्टिब्रा देखने को मिलते हैं। उसी के आगे नाम है क्लोड फिश वर्टिब्रा भी कहते हैं, यहाँ पे उसे आप फिश माउथ वर्टिब्रा कहते हैं। सीएनएस में क्या है, सीएनएस में जो स्ट्रोक है उसके चांसेस हैं इंक्रीज कर जाते हैं। लाइक आपकी जो सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो वहां पे कोलिजन होगी तो आपके पास स्ट्रोक के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। स्किन के वाले से क्या है, क्रोनिक नॉन हीलिंग लेग अल्सर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लिनिकल फीचर है कि अल्सर्स जो है ना, लेग अल्सर्स मेनली, वो आपके पास जो है वो सिकल सेल एनीमिया में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो कहीं भी अगर अल्सर्स का जिक्र आता है सिनेरियो में तो आपको आइडिया हो कि ये सिकल सेल एनीमिया के रिलेटेड है। तो सिकल सेल एनीमिया में स्किन में क्या चेंजेस आती हैं, क्रोनिक नॉन हीलिंग लेग अल्सर्स देखने को मिलते हैं। स्प्लीन के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, स्प्लीन के अंदर जो है ना उसका जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है। जैसे ही स्प्लीन का साइज जो है वो इंक्रीज करता है
उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी फिर आगे जो है उनमें भी मसला आता है। लाइक आपके जो वेन्स हैं उनमें जो है रुकावट हो जाती है, ओक्लूजन ऑफ वेन्स हो जाती है। जब ओक्लूजन ऑफ वेन्स होगी तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो मुतासिर होगा। जब ब्लड फ्लो आपका आपका अच्छे तरीके से नहीं होगा, वहां पे जो है कंजेशन हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि लीडिंग टू दी कंजेस्टिव स्प्लेनोमेगाली। ये आपने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था, ये कंजेशन क्या होता है, हाइपोडीमिया क्या होता है, उसकी वो बात कर रहा है कि जब आपके पास जो है ब्लड फ्लो रुक गया है क्योंकि वेन्स में जो ओक्लूजन हो गया है, उसकी वजह से जो है वो कंजेस्टिव स्प्लेनोमेगाली देखने को मिल रही है। लेटर आर्टीरियल ओक्लूजन भी हो जाती है। जब आर्टरीज में रुकावट हो जाती है तो स्कीमिया हो जाता है। स्कीमिया इतना ज्यादा जब हो जाएगा, फिर आप जो है आपकी जो स्प्लीन है उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस का समझे कि वो एंड स्टेज होती है कि जब किसी भी ऑर्गन की किसी भी पार्ट की फाइब्रोसिस हो जाती है ना, इसका मतलब होता है कि बॉडी जो है ना उसकी हील करने की कैपेसिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। अब उसके बाद कोई भी हल नहीं है। तो उसके बाद जो लास्ट चीज बचती है ना, वो कहता है कि इस चीज को मैं ना फाइब्रोसिस इस चीज की कर दूं, आपका स्प्लीन की फाइब्रोसिस हो गई है। इसी तरीके से आपको जो लीवर है, खुदा ना खास्ता उसके अंदर जब मसले मसाइल आते हैं तो उसमें क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता की स्टेजेस होती हैं। एट द एंड आके जो लीवर है उसकी भी फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो वो आपके पास एक काइंड ऑफ एंड स्टेजेस आपके पास बन जाती हैं। ओटो स्प्लीनेक्टमी जो किया, ओटो स्प्लीनेक्टमी। अब ओटो स्प्लीनेक्टमी का मतलब ये है कि आपने उस स्प्लीन को निकालना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बजाते खुद अपने आप ही वो जो है ना वो खत्म हो चुकी है। मतलब ये है कि जो स्प्लीन है उसमें इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि उसमें नेक्रोसिस इतनी ज्यादा हो गई है, वो बिल्कुल जो है वो डाई कर चुकी है, उसके अंदर फाइब्रोसिस हो चुकी है कि अब जो अपना वो फंक्शन है ना वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर ही नहीं, ना होने के बराबर है। तो ऐसा ही है जैसे आपने स्प्लीन को निकाल दिया कि अगर पड़ी भी हुई है उसका ऐसे ही है जैसे वो बस फजूल में पड़ी हुई है, अपना फंक्शन भी कर नहीं रही है। तो उससे वो कह रहा है ओटो स्प्लीनेक्टमी कि आपने सर्जिकल रिमूव नहीं की, वो अपने आप ही वहां पे पड़ी पड़ी उसमें इतना प्रॉब्लम आ गई है, इसमें पैथोलॉजी आ गई है कि वो जो है आपके पास जो है कंप्लीटली जो है उसकी जो नेक्रोसिस जो है हो चुकी है। तो स्प्लीन ऐसे ही है जैसे वहां पड़ी हो ना पड़ी हो, उससे जो है फर्क नहीं पड़ता। रिडक्शन इन द साइज ऑफ स्प्लीन। और पीनस के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं? पीनस में जो है वो पेनफुल अनडिजायरेबल जो इरेक्शन है वो देखने को मिलती है। जो मेल्स के अंदर जो पीनस है उसमें जो चेंजेस आएंगे वो ये है कि पेनफुल अनडिजायरेबल इरेक्शन होगी। उसका जो दूसरा नाम है वो प्रायपिज्म। इसके अलावा जो है लंग्स के वाले से पल्मोनरी सर्कुलेशन जब जो है इफेक्ट होती है तो आपको जो है एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम की जो है कंप्लेन हो सकती है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में आपको जो है चेस्ट में पेन होगी। इसके अलावा जो डिज्निया है, सांस लेने में मसला होगा, ऑक्सीजन आपकी जो ब्लड में है वो कम हो जाएगी। सो ये जो है आपका था क्लिनिकल फीचर के वाले से। सो जो है डायग्नोसिस जो इम्पोर्टेंट है चलो समझने वाली चीज़ है वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सो डायग्नोसिस देखें जरा। डायग्नोसिस में कहता है जो एच बी है वो आपके पास 6 से जो 9 के दरमियान जो है ग्राम पर डीएल आपको देखने को मिलेगी, 6 से लेकर 9 के दरमियान। उसके अलावा जो है आपको पेरिफेरल स्मेयर के अंदर क्या चीजें देखने को मिलेंगी? पेरिफेरल स्मेयर अगर आप बनाते हैं तो इसके अंदर जो है सिकल सेल्स देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आपको जो है टारगेट सेल जो है देखने को मिलते हैं। सिकल सेल की अपनी शेप होगी, टारगेट सेल की अपनी शेप होगी, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि स्प्लीन में मसला आ रहा है, स्प्लीनिक एट्रोफी है, तो अगर स्प्लीन का जहाँ पे मसला होता है ना वहाँ पे ओवल जो भी बॉडीज बनने के चांसेस जो है उससे काफी ज्यादा होते हैं। स्प्लीन में अगर कोई मसला है तो वहाँ पे आपको ओवल जोली बॉडीज देखने को मिलती हैं। तो सिकल सेल एनीमिया में स्प्लीन में जो है वो मसला होता है, स्प्लीन वैली देखने को मिलती है, स्प्लीनिक नेक्रोसिस भी हो रही होती है। सो इसमें जो है ओवल जोली बॉडीज भी आपको देखने को मिल सकती हैं। सो सीबीसी रिपोर्ट में एच बी जो है 6 से 9 ग्राम पर टीएल, यानी कि आपके पास एनीमिक है। दूसरा आपके पास अगर आप पेट स्मेयर बनाते हैं तो उसके अंदर जो है आपको सिकल सेल देखने को मिलेंगे, टारगेट सेल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, और इसका जो है ओवल जो भी बॉडीज हैं वो देखने को मिल सकती हैं। ये तो हो गए सिंपल टेस्ट। अब थोड़े से है जरा एडवांस टेस्ट के ऊपर जो कि आपके पास सही तरीके से आपको बताएंगे कि मसला चल क्या रहा है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपके पास है, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द स्क्रीनिंग आर पॉजिटिव व्हेन द ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड। सो मैंने आपको बताया कि जब आप जो है अपने ब्लड को जो उसमें जो ऑक्सीजन है आपके पास जो आरबीसी को कम मिलती है, सो आरबीसी जो है वो चेंज हो जाते हैं इनटू सिकल सेल शेप। सो सिकलिंग टेस्ट आप कर सकते हैं, सिकलिंग टेस्ट करेंगे कि इसमें आप यूज करते हुए
ऐसे सब्सटेंसेस का जो कि जो है डीऑक्सीजनेशन को क्रिएट करते हैं। ये आपको डायग्राम्स में यहाँ पे शो करता हूँ आपके पास किस तरीके से जो है। ये आपके पास एक नॉर्मल उसने शो किया हुआ है कि आरबीसीज आप देख सकते हैं कि नॉर्मल शेप के ऑलमोस्ट। जैसे ही आपने जो है ऐसे कंपाउंड्स को ऐड किया जो कि डीऑक्सीजनेशन जो है वो कर देते हैं, लाइक आपके पास डायथाइनेट है या फिर आपके पास मेटाबाइसल्फाइड है, वो जब आप उसमें ऐड करते हैं तो आपके पास जो आरबीसीज हैं वो फौरन जो है वो सिकल सेल के हो जाते हैं। सो ये आपके पास जो सिकलिंग टेस्ट है ये आप उसमें कर सकते हैं। ये तो हो गया आपके स्क्रीन टेस्ट के वाले से। दूसरा जो लास्ट आपके पास चीज है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं कि सिकल सेल एनीमिया का आपके पास जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो क्या है। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर हीमोग्लोबिनोपैथीज लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया इज HPLC. HPLC stands for high performance liquid chromatography और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आपके पास जो टेस्ट है ना ये जो है आपके पास डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, जिससे आपका जो डायग्नोसिस है वो आपका 100% जो आपको जो है वो श्योर हो जाते हैं। इसमें आप देखते क्या है, आपको जो है इन टेस्ट की मदद से जो है ना आपको डिफरेंट काइंड ऑफ जो एचपीज है ना वो देखने को मिल जाती हैं। आपको मैं डायग्राम से पीछे शो करता हूँ, ग्राफ वगैरह बना हुआ है, उसमें इसने दिखाया होगा कि आपके पास जो डिफरेंट एचपीज हैं उनकी जो परसेंटेज है वो कितनी है। उस परसेंटेज को मद्देनजर रखते हुए आप अपना डायग्नोसिस क्लियरली बना लेंगे। लाइक हमने बात की कि नॉर्मल पर्सन है उसके अंदर जो HbS है वो देखने को नहीं मिलेगी, उसके अंदर जो HbA है वो देखने को मिलेगी। सो उसमें हमें जो ग्राफ में चीज शो हो जाएगी, जो HB लैक्टिक फोर्सेस में चीज शो हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा। उसके अंदर ये होगा कि जो सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है उसके अंदर HbS अच्छी खासी पाई जाएगी, उसमें HbA जो है ना वो जो है नहीं पाई जाएगी क्योंकि सिकल सेल एनीमिया की वजह से। जो सिकल सेल ट्रेट का पेशेंट होगा उसके अंदर जो है सिकल सेल जो है वो आपका HbS जो है पाई जाएगी, उसके साथ साथ जो है ना HbA भी पाई जाएगी। इसमें जो है उसमें सिकल सेल ट्रेट है यानी कि वो आपके पास सिकल सेल डिजीज के लिए कैरियर है, उसमें ज्यादा इसमें मसला नहीं है, वो सिर्फ एक कैरियर का काम कर रहा है। सो कैरियर में इतना मसला नहीं होता, जिसे प्रॉपर जो है डिजीज होती है उससे ज्यादा मसला होता है। यहाँ पे वो कैरियर किस तरीके से है मैंने आपको ये बताया था कि जो आपके पास HbA है वो जो अगर कोई पेशेंट सिकल सेल एनीमिया का है ना तो उसके अंदर HbA बिल्कुल ही नहीं पाई जाती, उसके अंदर 100% जो है ना ऑलमोस्ट सिकल वाली जो HB है ना HbS है वो पाई जाती है। तो इसमें जो है वो क्या सिनेरियो बना हुआ है कि HbA उसमें जो है वो भी पाई जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें जो HbS है वो भी पाई जा रही है। सो इससे जो है पर्सन को जो है ये सिकल सेल जो है ट्रेट है या आप कह सकते हैं सिकल सेल डिजीज के लिए कैरियर है। अब नीचे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको जो हीमोग्लोबिनोपैथीज है वो ऑलमोस्ट सारी इसमें कवर हो रही है। उसमें जो उसने शो किया हुआ है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए कि क्या क्या कंडीशंस में किन किन कंडीशंस में जो है आपको किस तरीके से आपकी HB इलेक्ट्रोफोरेसिस आती है। तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का समझें सिंपल, इसमें HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये हो रहा है कि इसमें आप जो है ये देख रहे हैं कि आपके पास जो है डिफरेंट जो कंसंट्रेशन है आपके पास HB की वो कितनी अमाउंट में आ रही है। ये आपके पास होता है ओरिजिन और ये आपके पास जो है ना इस तरीके से जाता है HAFSA। इसे आप याद रख सकते हैं कि हफ्सा, लड़कियों का नाम होता है हफ्सा, HAFSA। इस सीक्वेंस वाइज आपके पास चीज होती है, ये आपके पास ओरिजिन है और ये आपके पास है हफ्सा HAFSA। तो इसमें जो है ना आपने रीड करना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नॉर्मल जो है ना पर्सन उसके अंदर क्या होता है। नॉर्मल पर्सन के अंदर HbA का देखें कितना ज्यादा, यहाँ पे उसने पिंक कलर से शो किया हुआ है। HbA आपको पता है नॉर्मल पर्सन के अंदर सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद जो है HbF और HbA2 होती है वो बिल्कुल अमाउंट में कम है। तो ये तो हो गया नॉर्मल पर्सन। अब दूसरा देखें सिकल सेल ट्रेट का पेशेंट से सिकल सेल ट्रेट जो कि हमने ऊपर देखा, उसमें ऊपर देखें हम इसे कंपेयर करते हैं, HbA पाई जा रही है, इसमें देखें HbA मौजूद है लेकिन थोड़ी सी कम है अगर हम नॉर्मल पर्सन के लिहाज से देखते हैं, क्योंकि इसमें HbS भी है। HbS यहाँ पे ग्राफ में शो हो रही है, यहाँ पे भी HbS शो हो रही है।
तो ये आपके पास सिकल सेल ट्रेट है। नीचे आते हैं सिकल सेल डिजीज के ऊपर। ये अभी तक आपको ये वादे हो गया होगा कि ट्रेट डिफरेंट थिंग है, डिजीज डिफरेंट थिंग है। सिकल सेल डिजीज में देखें कि आपके पास जो है HbS का जो लेवल है वो सबसे ज्यादा है। HbS आपके पास सबसे ज्यादा है। HbA का यहाँ पे नामो निशान भी नहीं है आपके पास। HbF आपके पास थोड़ी सी अमाउंट में मौजूद है। जो HbF का भी इंटरेस्टिंग है। HbF आपके पास इसमें जो है डिजीज में ज्यादा पाई जा रही है अगर आप ऊपर कंपेयर करते हैं। HbF जो है ना फीटल हीमोग्लोबिन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है सिकल सेल डिजीज में। और ये होती है प्रोटेक्टिव। ये HbS जो अगर HbF जितनी ज्यादा होगी ना वो उतनी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सिकलिंग से। सो HbF का होना और उसके अमाउंट का एक अच्छी बात होती है सिकल सेल डिजीज के पेशेंट के लिए। सो इसमें पहली तीन आप मेन देखें जो हमारा आज का टॉपिक था। हमने देखा कि नॉर्मल पर्सन के अंदर किस तरीके से HbA इलेक्ट्रोफोरेसिस है, मैंने आपको बताया सिकल सेल ट्रेट में किस तरीके से होती है और सिकल सेल डिजीज में किस तरीके से HbA इलेक्ट्रोफोरेसिस है।